नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम देख रहे हैं माटी की मूर्ति रेखा चित्र जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। इसमें हमने पहले रेखा चित्र देखा रजिया नामक। यह भी रामवृक्ष बेनीपुरी की जो माटी की मूर्ति नामक जो रेखा चित्र संग्रह है उसमें से एक रजिया देखा। और आज हम बलदेव सिंह हैं यह देखने जा रहे हैं। ऐसे ही सभी पाठ्यक्रम की रचनाओं का अध्ययन करने के लिए लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम्म से गिरता हुआ पाया। ज्योतिर्मय प्रकाशपुंज दीप्तिपूर्व और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला हमें चौका ओंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। यानी वह कहते हैं कि वह बलदेव सिंह का लेखक के जीवन में आना एक अचानक एक प्रकाश पुंज की तरह था। यानी अचानक कोई तारा चमकता है आकाश में और वह लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो बलदेव सिंह का जो आना था वह उस तारे के समान था। आना और तुरंत चले जाना और उसका जीवन में आना एक आश्चर्य की बात थी। और वह गए तो एक स्तंभित यानी बहुत दिनों तक स्मरण में रहने जैसी वह गए। पूस की भोर थी, खलियान में धान के बोझों का अंबार लगा था। उसी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धुनी जल रही थी। यानी वह पूस माह में जो है वह सर्दी होती है। जैसे कि पूस पूस की भोर यानी पूस माह यानी जो भारतीय माह होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, श्रावण, पौष, माघ, उसी प्रकार का वो पूस माह यानी भारतीय महीनों में एक एक जाना जाता है। और जनवरी फरवरी यह जो है यह हमारे अंग्रेजी महीने हैं। तो उसमें जो पूस माह जो है वह सर्दी के मौसम में आता है। तो पूस माह के जो धान खेतों खलियानों में जो फसल उगाती है वह काट कर अंबार यानी ऐसे वह एक दूसरे पर गठरी बनाकर रखी हुई थी। और वह उसकी रखवाली पर कुटिया बनाई हुई थी। और कुटिया के बाजू में ही जो सर्दी से ठंड से बचने के लिए एक धुनी जला रही थी। यानी वह गर्मी होने के लिए कुछ वह जला रहे थे, धुनी जला रहे थे। खेत में खलियान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था। यानी जी चारों ओर जो कुहासा जो शबनम की बूंदें थी वह गिरी हुई थी, जिसे जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफ़ी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंड हवा सन सन कर कलेजे को हिला जाती। यानी काफ़ी सर्दी थी और वह कोहरा था। उस कोहरे में शबनम की बूंदें गिरी हुई थी। तो उसमें जो फसल पर थी वह शबनम की बूंदों में कोहरों में सूरज की जो किरणें हैं उसे भी आना नहीं जा रही थी। वह कठिनता महसूस हो रही थी। धीरे धीरे ठंड हवा सन सन कर कलेजे को हिला जाती। यानी जो ठंड हवा जो चलने वाली है वह कुछ मन को हिला जाती, मन को छू जाती थी। सब लोग धुनी को घेरे हुए थे जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल लाल अंगारे चमक रहे थे। यानी जो धुन पे जलाई गई थी सर्दी से बचने के लिए, कुछ गर्मी के लिए, उसके चारों ओर जो लोग थे गोलाकार रूप में खड़े थे। और वह जो भी वह जाल था वह खत्म हो गया था, लेकिन वह अंगारे था कोयला चमकते हुए था। जो जो अंगारे पर राख की परत बढ़ती जाती हम नज़दीक से नज़दीक होते जाते। यानी जैसे जैसे वह आँच जो है वह धीमी हो जाती, वह जो गर्मी लेने के लिए लोग खड़े हैं वह नज़दीक हो जाते आँच के। मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हो। काफ़ी निस्तब्धता थी धोनी के लिए। खलिहान के बीचों बीच जो बांस का खंभा खड़ा था उसके धान के शीशों वाले झब्बेदार सिरे पर एक काला भुजंगा पंछी बैठा था। यानी वह अपने जो गर्मी पाने के लिए आज के नज़दीक खड़े हैं। और उसी जो खेत में
खेत के मध्य भाग में एक बांस जो है वह बांस का जो खंभा एक ऊंचे झंडे की तरह खड़ा है और उस पर एक भुजंग नामक पंछी जो है वह बैठा हुआ है। कभी कभी चीख कर उस निस्तब्धता को, यानी स्तब्धता है, शांतता का माहौल है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, जिसमें जो भुजंग पक्षी जो है वही चीख कर निस्तब्धता को भंग करता है, यानी जो मौन है उसको तोड़ने का प्रयास करता है। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, यानी कोई नौजवान आकर लेखक के मामा जी को आवाज़ देता है, पाली चाचा जी। हम सबका ध्यान उसकी ओर गया, यानी वह पा लागी चाचा जी, वह जो चिल्ला रहा है वह कहता है कि पाव लागू या चाचा जी, ऐसा कहता है और सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। एक गबरू जवान, आभी मूछ की मसे भीग रही, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा है, यानी वह नौजवान है, अभी उसकी मूछें आ रही है, अभी वह किशोर अवस्था में आया हुआ है और उसके चेहरे, उसका रंग भी गोरा है, दिखने में भी अच्छा है और उसके चेहरे पर जो बाल किरणें, यानी सूरज की जो सुबह की कोमल किरणें हैं वह बाल किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही है, गिर रही है। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली धने पोरवाली गाँव दुमसी उतवाली थी, यानी वह एक उसके हाथ में बांस की लाठी थी और वह लेकर वह टेकते टेकते आ रहा था। बाएं हाथ में लोटा लिए वह शौचादी से लौट रहा था, यानी बाएं हाथ में लोटा था, मानो वह वॉशरूम से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिये का जो लंबा खचिता कुर्ता पहन रखा था, उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूट पड़ता था, यानी उसने जो कुर्ता पहना था उसके जो शरीर का जो गठीलापन और ढीलापन है वह झांक पड़ता था, दिखाई देता था। ओ बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खुश रहो, लेकिन हम लोगों को भी तो मत भूलो। यानी वह कह रहे हैं कि वह जो आया है वह बलदेव है और उसको देखकर कहते हैं कि वो बलदेव, तुम कब आए हो? यानी तुम तो दूसरे देश में, यानी पूरब की तरफ कमाने जाते हो, पूरब की तरफ जो शहर है उसमें तुम तो कमाने के लिए गए हो, कामकाज के लिए गए हो, लेकिन तुम कामकाज के लिए जाते हो मगर हमें मत भूलो, ऐसा वे कह रहे हैं। शायद 2 बरस पर आए हो। यूं ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी आजीजी से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाची जी, आप सोचा है यहाँ यही रहूँगा। यानी वह कहता है कि अभी आया हो और वह कहता है कि चाची जी कहाँ है, यानी आजी जी कहाँ है, यानी चाची जी कहाँ है, वह कहता है। और वो कहता है कि तुम कैसी हो? सोचा है कि अब मैं यहीं पर रहूँगा, यहीं पर कुछ काम करूँगा, ऐसा वह कहता है बलदेव सिंह। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं न लगा, ननिहाल से भी जी उब गया, यह पुश्तौनी ज़मीन जैसे डोर लगा कर खींचती रहती है। यानी वह जो है बलदेव सिंह कहता है कि बहुत मैंने बाहर की दुनिया देखी है, आप तो ननिहाल में ही, यानी मामा जी के यहाँ भी बहुत बार वह रहा है। वह कहता है कि वह जो पुरानी जो हमारी जो खुद की ज़मीन है, पूर्वजों की जो ज़मीन है, जो धरती है, जो मिट्टी है, वह मिट्टी ज़िंदगी गुजार दूंगा, उस मिट्टी पर मैं ज़िंदगी गुजार दूंगा, ऐसा वह कहता है। यह जो वाक्य है पीछे भी परीक्षा में पूछा गया है। यह पुश्तनी ज़मीन जैसे डोर लगाकर खींचती रही है, यह पूछा है। अब आप लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दूंगा, यह पहले ही पूछा गया है। नवयुवकों को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यही बसेंगे, उसके आनंद का ठिकाना न रहा। यानी जो नवयुवक थे उनको पता चला कि जो बलदेव सिंह जो है अभी यही रहेगा, तो वह उत्साह से खुश हुए। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे, बलदेव तब छोटे से बच्चे थे। यानी बलदेव का जो पिता था वह बलदेव जब छोटा था तभी उनका निधन हो चुका था और बलदेव छोटा था। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई और तब से वह बेचारी वही है। यानी उसकी माँ जो है बलदेव की, उसको लेकर उनके मायके चली गई और तब से बेचारी वही है। जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे। वहाँ बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते। यानी वह जवान हुए, बड़े होने के बाद बलदेव जो है पूरब में बंगाल शहर में जाकर किसी राजा के रजवाड़े में पहलवानकी करते थे। काफ़ी पैसे मिले। आप उन्हें
अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आई। यानी वहाँ पहलवानकी करने के बाद काफ़ी पैसे मिले, काफ़ी उनके पास पूंजी जमा हुई और अब जाकर उसको गांव के पूर्वजों की ज़मीनों की याद आई। वहाँ घर जो खंडहर बना था फिर एक बार आबाद हुआ। यानी जो घर वह छोड़कर चले थे वह एक खंडहर की तरह पड़ा था। अब यह बलदेव आया है तो अब वह आबाद हुआ, रोशनदार हुआ। गाँव में उ गाँव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। यानी गाँव में वहाँ बलदेव आया तो गाँव में एक जान आ गई। जान क्या, जैसे नई जवानी आ गई ऐसा लग रहा था। अखाड़ा खुद गया अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगी। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टेबाजी, गद्दा, लाठी चलाना आदि पेठिए के दिन बलदेव सिंह शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखते ही बनता। यानी वह बलदेव सिंह जो है वह कुश्तियाँ खेलता था, पहलवान था। तो वह गांव में आने के बाद भी उसने कुश्तियों का अखाड़ा है वह तैयार किया और अन्य लोगों को वहां पर कुश्तियाँ सिखाना लगा। उसमें कुश्तियाँ, सुबह कुश्तियाँ होती थी, शाम को जो पट्टेबाजी है, पट्टेबाजी, गद्दा है, लाठी चलाना, यह सब कुछ वहाँ सिखाता था। उसकी जो शिष्य मंडली है, उसके जो छात्र है उस गाँव में बनने लगे थे और बन गए थे। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे, पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे। यानी वह जा रहे आगे आगे और उसके पैरों में जो बूट था, जूता था, वह जूता बंगाल से लाया हुआ था। कमरे में धोती जिसे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते। यानी वह धोती जो थी वह एक एक अजीब तरह से घुटनों तक पहनते थे। वह घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती, घुटनों के नज़दीक उसमें उसमें चुन्नट होती। यानी वह घुटनों के नीचे थोड़ा ही नीचे जाती थी, फिर उसके आगे वह नहीं जाती थी, जिससे चलते समय लहर आती रहती। लंबा कुर्ता गर्दन की बगल में, जिसमें एक ही घूंटी, यानी एक लंबा कुर्ता था और वह बगल की एक बगल में घूंटी यानी एक जेब थी। कुर्ता कुर्ता काफ़ी घेरेदार, बाह का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए उसमें। यानी उस समय में कोई ज़्यादा फैशन वो नहीं थी, तो उस समय की फैशन ऐसी ही थी। एक बड़ा सा कुर्ता था, एक छोरदार था, बड़ा सा था लंबाई चौड़ाई में और इतना बड़ा कि एक हाथी का पैर समा जाए ऐसा उसका कुर्ता था, शर्ट था। गले में सोने की गले में सोने की छोटी छोटी ठोस ताबीज़ों की पंक्ति, जिसमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्रकार। सिर पर कलंगीदार मुरेठा, जिसका एक लंबा छोर उसकी पीठ पर झूलता। यानी वह जो है वो उसके गले में छोटे छोटे ताबीज़ थे जो कि सोने के थे और एक पंक्ति में गले में बंधे हुए थे, उसमें चंद्रकार कोरे थी, ऐसे वह था। हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पीला कर पोसी पाली गई लाल सुर्ख लंबी लाठी, या कभी कभी वह मोटा डंडा, जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गंडा से की फली बात में फिट करके वह साक्षात यम बन सकते थे। यानी वह जो है एक पहलवान था तो एक वह साथ में लाठी रखते थे। वह उस लाठी को जो सरसों का तेल लगा कर एक अच्छा सा, यानी कोई कोई यदि संकट आए तो तुरंत लाठी या उठाकर वह लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते थे, ऐसा वह कहते हैं। बा बात में कि फिट करके वह साक्षात यम बन सकते थे। यानी वह साथ में ही डंडा रखते थे और वह समय आने पर साक्षात यम बनते थे। यानी वह क्रोध होकर हमला भी करते थे, यानी मारपीट भी करते थे कोई संकट आने पर। अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए छाती ताने शेर की तरह चलते। यानी एक पहलवान थे तो उसके वह पहलवान थे, बॉडीगार्ड थे, तो उसको लगता था कि मुझ में हिम्मत है, ताकत है, शक्ति है, तो वह चलते हुए भी उसी रुबाब में, पहलवानी रुबाब में सीना चौड़ा करके छाती बाहर निकाल के एक शेर की तरह चलते थे। आगे आगे वह पीछे पीछे इसी बंठन और रूप रंग में उसकी शिष्य मंडली होती। यानी आगे आगे वह रुबाब से छाती चौड़ी करके चलता था, सीना चौड़ा करके चलता था और पीछे उसी रुबाब में उसके शिष्य छात्र मंडली चलती थी। रास्ते में पेटिया में उनका सुंदर सुडौल शरीर देखकर किसकी आंखें न निहाल
हो उठती। यानी जो अन्य जो लोग हैं वह सहज देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते थे, एक सूक्ष्म देखते थे। शरीर में इतनी ताकत लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा निरह निर्विकार। यानी शरीर में ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, लेकिन उसका जो स्वभाव था, स्वभाव एकदम सरल, सीधा साधा, भोला भाला, एक बच्चों जैसा, एक नेचुरली नैसर्गिक स्वभाव था। चेहरे पर हमेशा हंसी खिलती रहती, सबके साथ नम्रता से पेश आते। यानी चेहरे पर एक हंसी खिलती थी, सबके साथ नम्रता से सहज भाव के साथ रहते थे। कभी गुस्सा उनमें देखा नहीं गया, यानी कभी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा गया था। सबकी सेवा करने को सर्वदा प्रस्तुत, यानी सबकी मदद करने के लिए वह सदा हमेशा के लिए प्रस्तुत हो जाते थे, हाजिर हो जाते थे। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते, बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाती, नौजवानों के तो वह देवता बन चुके थे। यानी बच्चे जो है, बच्चे उनको लाड प्यार दुलार से लिपट जाते थे, और बड़े बुजुर्गों का भी उन पर हमेशा आशीर्वाद रहता, और जवान लोगों को तो वह देवता थे, एक आदर्श बन चुके थे। यानी वह देखने में पहलवान थे, शरीर से भी धष्टपुष्ट थे, एक शक्तिवान ऊर्जावान बलवान थे, लेकिन उनका जो स्वभाव था मन मिलाऊ स्वभाव था, तो इसीलिए वह बच्चे और बूढ़े लोग आशीर्वाद देते थे। यानी एक मन मिलाऊ, एक नेचुरली स्वभाव था, बनावटी नहीं था। नहीं तो आज के जैसा, आज यदि किसी के पास किसी ने थोड़ी सी बॉडी वो बना ली, वह तुरंत घुरघुराने लगता है, वैसा उसका स्वभाव नहीं था, एकदम नेचुरली स्वभाव, मिलनसार स्वभाव था। उन दिनों उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। यानी उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम यह फूट भी नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जो थे यह भाईचारे की तरह रहते थे। जैसे दूध में शक्कर मिल जाने से शक्कर का रूप जो है वह मिट जाता है और दूध में मिल जाता है, उसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम थे, वह मिले जुल कर रहते थे। हिंदू कौन और मुस्लिम कौन, ऐसे वहाँ पहचान में नहीं आता था, सभी लोग एकता के साथ रहते थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। यानी वहाँ पर एकता भी इस रेखा चित्र में बताई गई है। ये हिंदुओं का जो त्यौहार है होली। होली के दिनों में मुसलमान भी लोग एक रंग खेलते थे, गुलाल उड़ाते थे, और मुसलमानों का जो ताजिया रमज़ान जो होता है उसमें हिंदू लोग भी गले मिलते थे, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के प्रति भाईचारा प्रेम प्रकट करते थे। वहाँ एकता भी दिखाई देती थी, कोई किसी को विरोध नहीं करता था। वहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसे दो संप्रदाय न होकर हिंदू मुस्लिम जो है एकता के साथ एक संप्रदाय के होकर रहते थे। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं। यानी वहाँ ताजिया यानी कोई एक त्यौहार है मुसलमानों का, तो वहाँ त्यौहार था, और वह त्यौहार जो है लेखक के गांव में भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ कोई मुस्लिम धर्म का नहीं था। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे, जो उसके धार्मिक कृत्य कर लेते। यानी एक जो मौलवी साहब थे मुस्लिम धर्म के, उनको बुलाया गया था, जो भी वो धार्मिक पूजा अर्चा होती है वह कर लेते थे। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट को, हल्ला मचाने से शाम हुई, जल्द जल्द खा पी कर सब लोग एकत्र हो गए। यानी वहाँ जो गांव में कोई मुस्लिम नहीं है, फिर भी वहाँ ताजिए जो त्यौहार है वह मना रहे हैं, लेकिन वहाँ उस बाकी किस धर्म का है, कैसा है, वहाँ उसको लेखक को पता नहीं था। सिर्फ वहाँ जो त्यौहार था वह मनाने के बाद वहाँ जो भी मौज मजा मस्ती होती है वही करने के लिए वह करते थे। शाम के समय में जल्दी जल्दी खाना वो भोजन करके सब लोग है एकत्र हुए। ताशे बज रहे, लकड़ी खेली जा रही, गदगे भांजे जा रहे। यानी वहाँ पर जो ताशे बजा रहे हैं, जो लकड़ियाँ है वह भी खेली जा रही है, जो गदगे भांजे जा रहे हैं, यानी पट्टेबाजी हो रही है, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब, औरतें और बच्चे मरसिया के नाम पर शोर मचा रहे। खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती। यानी वहाँ उस त्योहारों के समय में सब लोग जो है वह मिलकर खेलते कूदते, यानी एक दूसरे का मनोरंजन करते, और इस प्रकार वह एकता के साथ रहते थे। ताजिए के पहलाम का दिन आया,
गांव से दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन सजता। यानी वह ताजिए का जब भी वह त्यौहार आता था, समय आता था, जो गांव में जो राजपूत थे उनके यहाँ उस बस्ती में रन जो है वह सजता था। यानी रथ रथ पालकी ऐसा, वही ज्वार भर के ताजिए इकट्ठे किए जाते। यानी वहाँ ज्वार भर के ताजिए इकट्ठे किए जाते थे। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चमचमाक, बूढ़े जवान बच्चे औरतें, तरह तरह के मारू बाजे बज रहे। यानी वहाँ सभी जो है, ये सभी लोग जो है एकता के साथ नए कपड़े, चमचमाए हुए कपड़े, जवान बड़े बुच्चे, जवान जवान लोग, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग, बच्चे, औरतें, वह सभी अपने अपने ढंग में एक उत्साह के साथ उसमें शामिल हो जाते थे। मरसिए की मिट्टी धुन में या आली का गगन भेदी शोर, दिशाएं कांपती, आसमान थर्राता, कलेजे उछलते, जवार भर के जवानों का तो यही दिन था। यानी जवान जो लोग थे, इसी दिन मौज मजा आपकी उसके अंदर की जो कर्तव्यगारी है वह दिखाते थे। बन ठन के आए हुए हैं, कहीं कुश्तियाँ हो रही है, कहीं मेढ़े लगाए जा रहे हैं, कहीं लाठी गदके और लकड़ी में हाथ की करामतें दिखाई जाती। यानी जो नौजवान लोग हैं वह कुश्तियाँ, जो भी वह कर्तव्यगारी है, शक्ति प्रदर्शन है, वह करते हुए देखते थे। देखते देखते दर्शकों का दल दो मतों में विभाजित हो जाता। कोई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरे को। दोनों अपने अपने हीरो की विजय चाहते। यानी देखने वाले जो श्रोता लोग हैं उसमें भी दो भाग बन जाते। कोई एक दल का, कोई दूसरे दल का, कोई किसी को शाबाशी देता, कोई किसी को खेलने के लिए उत्साहित करता। ऐसे वहाँ यहाँ पर दिखाई देता था। कभी कभी इस वीर पूजा के चलते ललकारों लग जाती, आंखें लाल हो उठती, भुजाएं पकड़ने लगती, मालूम होता आप मुठभेड़ होकर ही रहेगी। यानी कभी कभी ऐसे में खेलने में झगड़े हो जाते थे, और वह झगड़ा हो भी रहा है, लड़ाई भी हो रही है, ऐसा भी उसमें दिखाई देता था। किंतु प्राय इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। यानी जो बुद्धिवती जो लोग हैं उसकी ही विजय होती थी। थोड़ी देर में समुद्र का जोर शांत हो जाता, फिर आंखों में रस, होठों पर हंसी। यानी थोड़ी देर बाद जो भी है क्रोध वह शांत हो जाता था, और फिर एक दूसरे को मिलकर हंसी से वह मनाने लगते थे त्यौहार। हम लोग भी अपना ताजिया लिए रन पर पहुँचे थे। यानी वो लेखक जो है वह उनके साथियों के साथ जो ताजिया लेकर रन पर पहुँचे थे। एक जगह मेटे लगाए जा रहे थे, मैं उसी को देख रहा था। मेढ़ों की लड़ाई, वाह क्या कहना। ये छोटे छोटे झबरीले जानवर जो अपने मालिकों के पीछे सुधु आ बने फिरते, एक दूसरे पर किस तरह ढूंढे पड़ते। यानी जो मेंढे यानी जो मेंढक होते हैं वह उनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी, और वह लेखक भी उसमें पहुँचे थे और वह देख रहे थे। और जो मेंढे यानी जो मेंढक होता है वह भी उनके मालिकों के पीछे पीछे घूमता रहता है। इनके सींग जब टकराते, जोर के शब्द के साथ जैसे धुआं सा उठ जाता। टक्कर पर टक्कर, जब तक उनमें से एक गिर न पड़े या वे अलग अलग पकड़ न लिए जाए। लड़ने से पहले लाल मिर्च उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजना कर दिया जाता। मैं मस्त मगन हो यह मेंढा लड़ान देख रहा था। यानी जो मेंढा जो है उसको लड़ाने के लिए लड़ाई प्रारंभ करने से पहले दोनों को भी लाल मिर्च जो है उसको खिलाई दी जाती थी, ताकि वह उसको गुस्सा आए और वह उत्तेजित होकर एक दूसरे को टक्कर दे और वो अपनी लड़ाई लड़े। जब तक चलती थी, दोनों मेंढों में से एक मेंढा गिर न जाए तब तक वह लड़ाई चलती थी, या वह कोई जाकर उन दोनों को रोक लेता था। और वह लेखक जो है वह बड़े मस्त के साथ, बड़े मगन होकर, मंत्रमुग्ध होकर देखते थे। एकाएक बड़े जोरों का हो हल्ला हुआ। सभी लोग एक ओर दौड़े जा रहे थे, और वहाँ लाठियों की खटाखट जारी है। यानी ये तभी एक तरफ एक हल्ला हुआ, जोर सुनाई दिया, और वहाँ लाठियों की खटाखट आवाज़ हो रही थी। यह खटाखट खेल की नहीं है, कई सिरों से खून के फव्वारे छूट रहे। यानी यह लाठियाँ खेलने की आवाज़ नहीं है, तो यह मारपीट की आवाज़ है। कई सिर फूटे हुए थे, रक्त खून बह रहा था। और यह बीच में कौन है? बलदेव सिंह
सिंह पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए। यानी वह अचानक कौन है देख रहे हैं, तो यह जो है बलवंत बलदेव सिंह ही है, लेकिन वह साधारण सा बलदेव सिंह नहीं है। वह तो साक्षात उसने भीम जो था महाभारत में उसने क्रोध रूप धारण कर लिया था और वही लोगों को मार रहे थे। आंखों से अंगारे झड़ रहे, सिर पर जो एक लाठी लगी थी उसने उससे खून निकलकर ललाट से होते भों के ऊपर जमकर वह एक लोंदा सा बन गया था। यानी उसके सिर पर एक लाठी लगी थी और उससे खून बह रहा था और उस खून से वह लथपथ हो गए थे। दोनों हाथों से लाठी पकड़े वह जोरों से चलाए जा रहे थे। जिस ओर इस रूप में निकल जाते हड़प हड़प कंप मच जाता। देखिए यह आदमी उनकी ओर लाठी संभाले बढ़ा, उसे देखते ही खड़े हो गए। यानी वह जो है वह उसके सिर से खून बह रहा है, लथपथ हुआ है और वह भी भटकम, यानी वह भी एक क्रोध रूप धारण कर कर जैसे शिव तांडव कर रहा है उसी प्रकार वह भी एक वह लाठी चला रहे हैं बलदेव सिंह। उसने लाठी चला ही तो दी झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गए। यानी वह लाठी चलाई और सिर से पकड़ वह दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर सिर पर ले गए। उसकी लाठी की चोट इसी पर ठाए सी आकर लगी। यानी उन्होंने लाठी पकड़ी और दूसरी की जो लाठी थी वह उसकी चोट दी, उसकी लाठी इसी की लाठी पर आकर लग गई, रुक गई। दूसरी बार तीसरी बार 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 वार व्यर्थ जाता देख वह भागा, किंतु अब बलदेव सिंह की बारी है। यानी उसके जो भाव थे प्रतिविरोधी जो था बलदेव सिंह का, उसके घाव जो है व्यर्थ ही जा रहे थे। बलदेव सिंह अपनी लाठी से उसके लाठी के घाव रोक रहे थे और वह अब जो है भागे जा रहा था, क्योंकि अब बलदेव सिंह लाठी चलाने वाला था। बलदेव सिंह की एक लाठी और वह जमीन पर चक्कर खा गिर पड़ा। यानी बलदेव सिंह ने एक लाठी चलाई और वह प्रतिविरोधी जो था बलदेव सिंह का वह जमीन पर गिर पड़ा। अरे यह क्या होने जा रहा है, चोरों चारों ओर हाहाकार मचा था। यानी वह भागदौड़ देखकर सभी लोगों में एक हाहाकार मच गया और सभी लोग भागदौड़ मचा रहे थे। अब वहाँ महाभारत मचकर रहेगा, सब अनुमान कर रहे थे कौन किसको क्या कर समझाएगा। यानी वहाँ पर महाभारत जैसा युद्ध चलेगा, सभी लोग देख रहे हैं कौन किसको किस प्रकार समझाएगा, कौन किसको रोकेगा, अभी सब देख रहे थे। फिर बिना बलदेव सिंह को शांत किए क्या शांति आ सकती थी? फिर बलदेव को शांत किए बिना वहाँ शांति नहीं आ सकती थी। झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े। तभी वह जो बूढ़े मामा जी थे वही आगे बढ़े, बलदेव सिंह को रुककर चिल्लाकर कहा, बलदेव। यानी मामा जी ने चिल्लाकर कहा कि बलदेव। बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बंध गई, पैर जम गए, हाथ रुक गए। यानी वो आवाज़ सुनकर चिल्लाकर आवाज़ सुनी मामा जी की बलदेव, तो बलदेव जो है बलदेव ने तुरंत लाठी छोड़ दी, तुरंत अपने हाथ बांध दिए और रुक कर खड़ा हो गया। किंतु तुरंत संभल कर वह बोले, चाचा जी आप मत रोकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। यानी वह कहते हैं बलदेव कि आप मत रोकिए, यह जो लोग हैं प्रतिविरोधी, इनको लाठी का घमंड हो गया है। मैं ज़रा देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज़ है। यानी वह कहता है कि इन लोगों को लाठी का घमंड चढ़ा है और ये लाठियाँ चला रहे हैं। मैं इनको बताना देना चाहता हूँ कि लाठी क्या चीज़ है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी, गुस्से में बातें टूट टूट कर निकलती। यानी उसकी जो बातें हैं, उसकी सांसें जोर जोर से फूली हुई थी, जोर जोर से चल रही थी। उसकी जो बातें ही चिल्ला रही थी, मुंह से शब्द निकलते जा रहे थे। सचमुच बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था, उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उसमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा, बलदेव ने अलग से ही रोका, मना किया। यानी वह जो है वह दूसरे जो पहलवान थे उसके बलदेव सिंह से परिचित नहीं थे, फिर भी वह लड़ते लड़ते वह नियमों के बाहर कुश्ती खेल रहे थे। यानी बलदेव सिंह कहता है कि ऐसा करना मुनासिब नहीं। यानी बलदेव सिंह कहता है कि ऐसा नियमों के बाहर खेलना सही नहीं। बस इसकी बात
बात सुनते ही उनके पक्ष वाले ने इन पर बिछड़े, यानी वह ऐसी बात सुनते ही वह जो उसके पक्ष वाले थे वह बलदेव सिंह पर गुस्सा करके लाठी लेकर उठे घुराए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जवार में सरगमा सरगना समझे जाते थे। यानी वह जो लोग हैं लाठी चलाने में खुद को माहिर समझते चाहते थे, बहादुर समझते थे। उन्हें घमंड था कि उनके 100 खून माफ़ है, किंतु बलदेव सिंह ओंस और कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे। यानी उनको पता था कि हम यदि खून भी करें तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। लेकिन बलदेव सिंह हैं वह जो उनको बर्दाश्त नहीं करने वाला था, उनको तो गुस्सा था। बात खड़क बढ़ी आई और उसका नतीजा यह, यानी बातों बातों में बात हुई और फिर बलदेव सिंह जो है यहाँ लाठी लेकर हुआ। खैर मामा जी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी विजय हो भी चुकी थी। यानी वह मामा जी ने रोका और वह बलदेव शांत हो गए और वह बलदेव सिंह की विजय हुई। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर ले आए। यानी वह जीत हुई और जीत होने पर उनकी बलदेव सिंह के जो शिष्य थे, मंडली थी, उनको सबको घर लेकर आए। हम आज विजयी थे, हमारा गांव विजयी था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे। यानी आज जो है लेखक का गांव जो था वह विजयी हुआ था, लेखक की विजय हुई थी। मानो जिस प्रकार लंका में जाकर राम ने रावण को मारा था और राम की विजयी हुई थी और अयोध्या में वह पूरा उत्साह के साथ राम का स्वागत हो रहा था, उसी प्रकार उधर बलदेव सिंह को भी राम समझकर लंका से अयोध्या यानी गांव तरफ वापस ले जा रहे थे। अगर शेरशाह अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही से होते होते सूबेदार तक हो गए होते। यानी लेखक कहते हैं उस समय शेरशाह या शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यदि समय रहता तो वह बलदेव सिंह ज़रूर ही वह किसी सैन्य में भर्ती हो जाते और सूबेदार बन जाते थे। इनमें तो कोई शक नहीं। सूरत शक्ल बल यानी वह इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी बहादुरी पर आधार पर जैसी एक योद्धा की सूरत होनी चाहिए, शक्ल होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, वह सभी योद्धा के गुण जो थे वह बलदेव सिंह में थे। सामंत शाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। यानी जो राजा महाराजा है इनकी कर्तव्यगारी, इनकी बहादुरी देखकर अच्छे से फौज पद पर पहुंचा देते थे। उस समय बलदेव सिंह किस शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार घोड़े, यानी उस दिन एक बलदेव सिंह एक शान में गांव में आते थे, घोड़े पर सवार होकर, कलंदीगार पगड़ी यानी पगड़ी पहनकर, कड़ी कड़ी मूछे, आगे पीछे नौकर चाकर। किंतु अंग्रेजी राज्य में यह कहाँ संभव था। यानी वहाँ भी एक सैन्य में यदि भर्ती होती तो घोड़े पर आते, सिर पर पगड़ी होती, आगे पीछे नौकर चाकर होते, ऐसे वे सोच रहे हैं। हाँ, जो संभव था वही हम देखते थे। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। यानी वीरता जो थी वह कोई ना कोई एक निकास यानी एक अच्छा रास्ता जो है वह निकालने वाली थी। यह अजीब है, हमारी बस्ती चारों ओर राजपूतानों और अहीरों का ठट्टा। राजपूतों में अगर राम की शान तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान। यानी वह जो है उसके गांव की चारों ओर जो है बाजू में राजपूत लोग हैं और जो ग्वाल है, जो किसान लोग हैं, उसमें जो कृष्ण की पूजा अर्चा करते थे और कृष्ण की जो ग्वाल यानी जो ग्वालों की बस्ती में कृष्ण यादवी की पूजा की जाती थी। आन बान यानी कृष्ण के वचनों पर चलने वाले थे। दोनों कौमों में से जैसे खानदानी बैर चला आ रहा हो। यानी वो राजपूत और गौलों के बीच में हमेशा एक युद्ध चलता था, एक झगड़ा चलता था और दोनों तरफ एक खानदानी बैर हो, यानी पुरानी दुश्मनी हो, उस प्रकार बैर था, दुश्मनी थी। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें खड़ी हो उठती, आंखें लाल हो जाती और लाठियाँ
चल कर रहती। यानी छोटी छोटी बात पर राजपूत और ग्वालों के बीच में जो है झगड़े होते थे, लाठियाँ चलती थी छोटी सी बात पर। यानी दोनों तरफ की जो टीमें थी वह हमेशा लड़ने के बारे में ही सोचती थी। कुछ बात हुई तो तुरंत वह मूँछें उठाकर या मूँछों पर ताव देकर झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ जाते थे। दोनों कामों दोनों कौमें दोनों कौमें दो गिरोहों की हैसियत से लड़ती थी। दो गिरोहों के अंदर भी युद्ध जारी ही रहता था। यानी हमेशा युद्ध जारी ही रहता था। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक बीता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम शीशम की एक डाल के लिए खून के फव्वारे छूटते। यानी छोटी सी बात के पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता था। एक जमींदार दूसरे जमींदार के साथ लड़ता था, एक एक फल के लिए दोनों लड़ते थे। ऐसी छोटी सी बात के लिए भी खून खोल उठता था, एक दूसरे के खून बहाते थे, बहाने पर उठ जाते थे। ये युद्ध प्राय आकस्मिक होते। खेत की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप, यानी खेत में हल चलाया जा रहा है, उसमें फसल बोने योग्य खेत बनाए जा रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठकर गपशप हो रही है। रास्ता चलते चलते भी लोग में गुत्थम गुत्थी हो गई, किंतु यानी एक चलते चलते बोलते बोलते ही झगड़ा हो जाता था, किंतु कभी कभी जमकर भी लड़ाइयाँ होती। यानी खेत में हल जोत रहे हैं और वहाँ बातें हो रही है, तभी वहाँ बोलते बोलते बातों बातों में झगड़ा उभर कर आता है और कभी कभी तो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती थी छोटी छोटी बात पर। दोनों पक्ष से लोगों का बिटोरा होता। यानी दोनों पक्षों में बटे हुए लोग थे। भाई बंद जुटते जुटते, कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाए जाते। ऐसे मौके आने पर हमारे जवार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती तो बलदेव सिंह एक न एक पक्ष से उतर बुलाए जाते और यथोधर्मस्त्यो जय की तरह ही जिस तरफ बलदेव सिंह होते उसी पक्ष की जय भी निश्चित होती। यानी झगड़ा होता या किसी बड़े लोगों को या किसी अच्छे जानकार लोगों को बुलाकर वहाँ झगड़ा खत्म किया कर जाता था। कभी कभी पैसे देकर लोगों को, किसी बड़े आदमी को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया जाता था, तो वहाँ आप जो है बलदेव सिंह को भी बुलाया जाता था। दो दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता तो और वहाँ जो है धर्म जिस प्रकार हो, धर्म जिस तरफ से हो उस तरफ से जय होती है, ऐसा वहाँ अंधायुग नाटक में कहते हैं, धर्मवीर भारती कहते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार बलदेव सिंह है उस पक्ष की विजय निश्चित होती थी। एक बार इस तरह का एक धर्म युद्ध देखने का मौका मुझे भी मिला। यानी एक बार जो ऐसे ही धर्म युद्ध चल रहा था तो वह दृश्य देखने का जो मौका है वह लेखक को मिलता है। बिशुनपुर में दो भाई क्षत्रिय थे, दोनों की दांत काटी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के रह। यानी वो दोनों भाई थे, दोनों भाई क्षत्रिय कुल के थे, तो दोनों में कुछ झगड़ा हुआ तो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए, लड़ाई करने लगे। घर द्वार खेत खलिहान सबका बाट खबरा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी दो दुनिया के जीव थे। यानी दोनों एक ही घर में एक ही आंगन में रहते थे। खेत खलिहान था, वह दो भागों में बढ़ चुका था, लेकिन दोनों भी एक घर में एक आंगन में रहकर भी दो 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 जीव अलग हो चुके थे, यानी अलग अलग रहते थे। संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हो गई। यानी एक साल जो है आम के पेड़ के लिए दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। वह लंगड़ा आम का पेड़ हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छे से लदी उसकी डाली डाली जैसे जमीन छूने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते उन सफ़ेदी लिए हुए आमों के गुच्छों में न जाने कहाँ छिप रहे थे। यानी वह एक आम था, इस आम के पेड़ पर इतने आम लग गए कि उसके पत्ते भी नहीं दिख रहे हैं और आम के बोझ से वह उसकी जो डालियाँ है ज़मीन को छू रही है। इतना ही नहीं है, आम के बोझ से आम के गुच्छों से जो उसकी पत्तियां है छुप गई है और उसी आम के पेड़ के लिए दो भाई लड़ाई कर रहे हैं। काफ़ी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था। यानी एक पुराना पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था, उसकी डालियाँ जो थी वह ढेरदार थी, फैली हुई थी और इस साल जो थी उस पर अच्छे खासे आम आए हुए थे। किंतु इस साल तो वह द्रौपदी की चीर बनकर
महाभारत मचाने आया था। यानी इस साल वह अच्छे आम आए हैं उस पर। तो वह दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वह पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन दो भाइयों के बीच में भी आम आज आए हैं, इसलिए आम के लिए युद्ध हो रहा है, महाभारत हो रहा है। यह लल यह लल यह ललचाने वाला वेश वह क्यों न कर धारण कर ले। यानी वह ललचा उसके मन में है। कहते हैं यह पेड़ बढ़ चुका था, छोटे भाई की बाट में बड़ा था, जो कई साल से उसके फल का उपभोग कर रहा था। यानी यह पेड़ भी बढ़ चुका था दो भाइयों के बीच में, और वह जो है जो छोटे भाई के हिस्से में ज़्यादा वह बढ़ गया था, ऐसा वह था। और वह छोटा था तो वो बहुत दिनों से वही उपभोग ले रहा था। किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, यह आम का पेड़ तो मेरे हिस्से का है, धोखे से चाचा जी को मिल गया। यानी वो बड़े भाई का जो लड़का है वह कहता है, यह जो आम का पेड़ है यह तो हमारी तरफ है। फिर भी वह चाचा जी ने कुछ धोखे में रखकर उनकी तरफ आम का पेड़ लिया है। पेड़ों की गिनती गिनती खतियान सबको वह अपने पक्ष में पेश करता है। यानी जो लड़का जो है वह सभी वह सबूतों के साथ गिनती है, खलियान है, वह सब कुछ पेड़ों की गिनती पेश कर रहा था। किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला है? अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, लड़के आओ आओ लड़के आओ, फल फल तोड़ लो खाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह रखकर सोओ। सीधा तर्क, सीधी बात इसके जवाब में। यानी वो चाचा जो कहता है, लड़के ले दम है तो लड़के लेकर आओ, दम है तो आओ, मैं देखता हूँ, इस प्रकार की वह बातें करता है। एक दिन तय कर दिया गया, अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे। यानी एक दिन तय हुआ कि अगले सोमवार को कुछ भी हो जाए, हम वहाँ जाकर फल तोड़ेंगे। चुप चोरी जो काम करे उसकी ऐसी तैसी। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से घिटोरा होने लगा। यानी उसने तय किया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, जो भी होगा खुलेआम दोपहर में होगा, दिन में होगा। और वह कहते हैं कि ढिंडोरा लगा, यानी दोनों तरफ के लोग चौकन्ने हो गए। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे, किंतु यहाँ तो कृष्ण जी की टेक थी। यानी वह बलदेव सिंह जो था, उनको बुलाने के लिए दोनों तरफ के दोनों पक्ष के लोग आए, और वह जो कृष्ण की तरह थे दोनों, अभी जो जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। यानी बलदेव सिंह जो वह कहते हैं, जो मुझको पहले बुलाने के लिए आएगा मैं उनको यहाँ जाऊँगा। यह चिट्ठी पत्री क्या चीज़। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा। यानी वह उसका जो बड़े भाई का जो बेटा है, एक दिन पहले ही बलदेव सिंह के पास पहुंचा। उससे बातचीत हो ही रही थी कि छोटे भाई भी पहुंचे। यानी बड़े भाई के लड़के से बात हो ही रही थी, तभी वह छोटा छोटा जो चाचा था वह भी आ गया। किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन समीक्ष मंडली वहाँ वहाँ बिशुनपुर जा पहुँचेगी। यानी तब तक उसने वचन दिया था उस बच्चे को कि मैं कल वहाँ पर आऊँगा। आज ही युद्ध होने वाला है, लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्राय निर्दोष भी उसमें फंस जाते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि युद्ध होने वाला है, लड़ाई जब होती है, जब वह निर्दोष लोग हैं वह भी युद्ध में फंस जाते हैं, ऐसा वे कहते हैं, पिट जाते हैं। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी कुतूहलवश मैं दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से बिशुनपुर जा रहे थे। यानी यह जो बात है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बड़ों की यदि लड़ाइयाँ होती है तो आम जनता का भी नुकसान होता है, आम जनता भी मार जाते हैं और पीट जाते हैं। लेकिन लेखक उस बड़ों की बात न मानकर वह देखने के लिए कुशल उत्साह से बिशुनपुर जा रहे लोगों के साथ चले गए। बिशुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। यानी कुरुक्षेत्र का जो मैदान वह लड़ाई के समय बना था, उसी प्रकार बिशुनपुर बन गया था। बीच में वह आम का पेड़ निश्चय निर्द्वंद्व खड़ा है, दो और दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। यानी वह बिशुनपुर जो है वह एक कुरुक्षेत्र बन गया था, और एक दोनों एक पेड़ जो था द्वंद्वों में खड़ा था। पेड़ भी सोचने लगा है, और वहाँ एक खड़ा था। भालों की फलियाँ धूप में चमचमक कर रही थी। गंडा से
गंडा से दिन में भी चाँद से चमक रहे थे, यानी जो भाले थी, भाले की जो नोकें थी वह ये चाँद की तरह चमक रहे थे। फर से परशुराम की याद दिलाते हैं, लाठियाँ उछल रही है, धामिन साँप की तरह, हाँ तलवार की बहुत ही कमी थी। यानी वह भाले चल रहे हैं, जो धामिन नामक एक साँप की जाति है, उसी प्रकार धामिन नामक जो साँप की जाति तलवार की तरह लंबी होती, उसी प्रकार जो धामिन नामक जो साँप होता है, उसी प्रकार तलवारें भी थी, लेकिन बहुत कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस समय पर अंग्रेजी राज की शनि दृष्ट पड़ चुकी थी। यानी उस समय जो अंग्रेजी राज जो था वह चल रहा था। पर लटेतों का कहना था, जो मार भाले और फरसे की होती है वह तलवार की कहाँ। यानी लोग कहते थे, जो मार भाले और लाठी से होती है वह तलवार से कहाँ होती है। मैं उनके तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुग्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। रह रह कर जय ध्वनियाँ होती, ललकारें उठती, जब तब अल्लाह के कुछ कड़के भी सुनाई देते। यानी वह रह रहकर लोग जय जयकार करते, चिल्ला उठते थे, और वो लेखक जो है विस्मित होकर सब कुछ देख रहे थे। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़ गए। यानी दोनों पक्ष के योद्धा जय महावीर स्वामी की जय बोलकर आम तोड़ने के लिए आम की पेड़ की तरफ चल गए। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे। अरे कुछ देर में ही इसमें से कुछ कुछ मर चुके होंगे। यानी दर्शक जो है वह लोग जो है बाकी के देख रहे और सोच रहे हैं कि कुछ समय के बाद इनमें से कुछ लोग है घायल हो गए होंगे, मर गए होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाया। यानी लेखक के मुंह से एक अच्छी तरह उफ शब्द भी निकल नहीं पाया। यानी वह देखने में ही यह थे। आगे बलदेव सिंह है, सबसे आगे बलदेव सिंह, उनके दोनों बाजू मेरे ही गांव के उनके दो प्रधान शिष्य। यानी वह बलदेव सिंह है, और बलदेव सिंह के दोनों बाजू में दो शिष्य थे जो कि लेखक के गांव के थे। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा, यानी एक केसर रंग की पगड़ी बलदेव सिंह के सिर पर थी। पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता, देह में किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी से कस कर रखा है, जिससे पूर्ति से उछलने कूदने में दिक्कत न हो। यानी वहाँ वही जो पुराना जो पहलवानी रुबाब है वही उसका है। उस उनकी धोती तो प्राय ही हाफ हाफ पैंट का काम करती। चेहरा कैसा लाल लाल भपू का बन रहा था। यानी वह धोती जो थी वही हाफ पैंट की तरह थी, और उसका चेहरा जो है वह क्रोध से लाल होता जा रहा था। वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुँचे, दोनों शिष्यों को इशारा किया। वे झट से पेड़ पर चढ़ गए। यानी चढ़ गए और लगे आम की डाली को झकझकोर निर्दयतापूर्वक फलों को गिराने। यानी वह बलदेव सिंह है वह पेड़ के पास गए और दोनों शिष्यों को ऊपर चढ़ने का इशारा किया, और दोनों शिष्यों ने मिलकर आम को गिराने लगे। कोई माँ का लाल है तो आवे, बलदेव सिंह गरज उठे, जिनकी ओर विपक्षी दल बहुचक हो देख रहा था। यानी वह बलदेव सिंह कह रहे हैं कि कोई माँ का लाल है या किसी में दम है तो आकर रोके। ऐसे कहने के बाद जो विपक्ष है, विरोधी पक्ष है, वह देख रहे थे, जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो, किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्ती शुरू हो चली। लाठियों की खटाखट, गुड़ा से की चुभ 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 और परछों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था। यानी वह सभी तरफ जो है दोनों पक्षों में लड़ाई प्रारंभ हुई, लाठियाँ चलने लगी, और दोनों तरफ की जो लाठियों की वह सब कुछ आवाज़ जो है वह वायुमंडल में गूंज रही थी। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किस तरह खोपड़ी फूटकर दो टुकड़े हो गई, वह गिर पड़ा और खून की धारा बह बह रही है। किसी के पेट में भाला चुभा, भाले की फली के साथ ही उसकी अतड़ी बाहर आ गई है। अतड़ी को दोनों हाथों से पकड़े वह औंधा पड़ा है। यानी वहाँ पर लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। कोई किसी के सिर पर लाठी पड़ी है, किसी का सिर फूटा है, कोई नीचे गिरा है, किसी की पेट के आंतड़ी बाहर आई है, वह हाथों से आंतड़ी दबाकर भागता हुआ जा रहा है और ज़मीन पर गिरा है। ऐसा वहाँ दृश्य दिखाई दे रहा है। जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी भांज रहा था, गंडा से के एक ही बार से उसे शरीर से अलग कर दिया। यानी वह कोई एक हाथ था जो लाठी को लेकर खड़ा था, वह भी गुस्से से लाठी को किसी को मार कर गिरा रहा है। वह रक्त सिक्त जमीन पर अब भी रह रह कर उछल जाता है। चारों ओर खून चीख
मेरी तो आंखें बंद हो गई। यानी चारों ओर एक एक खून का ललाट हो गया, ललकार हो गया, खून से लाल लाल रंग बह गया और लेखक जो है सभी तरफ देखकर लेखक की आंखें बंद हो जाती है, मूंद हो जाती है। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। यानी लेखक ने जब आंखें खुली तो सब कुछ जो लड़ाई है, झगड़ा है, वह खत्म हो चुका है। और जो कल उस पेड़ पर जो उसके बड़े भाई का कब्जा हो चुका है और बलदेव सिंह उसी तरफ था, तो उसी विजय में बलदेव सिंह का काफ़ी हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब अब जब तमाशा खत्म हो चुका है, शरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए हैं। यानी झगड़ा सब कुछ खत्म हो चुका है और अब पुलिस आ गए हैं। और वह जो इनका हीरो यानी बलदेव सिंह को लेकर देखना चाहते थे और लोगों ने बलदेव सिंह को वहां से हटा दिया है। बलदेव सिंह विजय तुम्हारी, आप तो रुपयों का खेल है, तुम हटो, आप काम मेरा है। यानी वह लोगों ने बलदेव सिंह को हटा दिया है और बलदेव सिंह को कहते हैं पुलिस आई है, तुम हटो, तुम्हारी विजय हुई है। अब बात जो है वह पैसों की, यानी पुलिस को लेन देन करके निपटा देंगे। बड़े भाई के बड़े बड़े साहबजादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक एक मोहर माला डाल दी। यानी वह कहा और चलते समय जो बलदेव सिंह के गले में एक मोहर माला डाल दी, यानी उसकी विजय हुई थी। और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। यानी बलदेव सिंह ये वहाँ मर गया है और लाश पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे भुरता बना दिया हो, खून और धूल से सरोबोर जिस ललाट से तेज बरसता, उसी पर मक्खियाँ भिना रही है। यानी वह मरा पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी है, उसके उसके सिर पर मक्खियाँ भिनभिना रही है, मार मार कर उसको ये बना दिया है। एक आंख धंस गई, दूसरी बाहर निकल आई, होठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। यानी उसके होठ भी फूट गए, आंख भी अंदर दबा दी गई है। नहीं नहीं, यह हमारा नहीं नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह ही ऐसी गति यानी वह लेखक कह रहे हैं कि नहीं, यह हमारा घायल रूप में बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की जो गत ऐसी नहीं हो सकती, ऐसा सोच रहे। एक धड़ा सा गहरा कंधे पर लगा है, वह बाह लटक सी गई है, दूसरी बाह का पूरा पंजा गायब। यानी उसके हाथ में भी काफ़ी मार लगा है, उसके बाह भी लटक रहे हैं और एक हाथ का जो पंजा है वह गायब ही हो चुका है। छाती वैसी ही तनी है, पहले से कुछ ज़्यादा ही फूली हुई। यानी छाती वैसे ही पहलवान की तरह तनी हुई है, फूली हुई है, किंतु पेट की जगह सारी आंत निकल आई है। यानी उसके पेट में जो भी आंत है वह बाहर निकल आई है। आंत का यह ढेर ढेर कैसा भयानक, कैसा बीभत्स नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह हो नहीं सकता। यानी लोग कहता है कि इस ऐसा ज़मीन पर गिरा हुआ जो है वह हमारा बलदेव सिंह हो ही नहीं सकता। तिरछे पैरों को जैसे जैसे किसी ने मकई के डंडल सा पीट रखा है, आटे तिरछे बन रहे हैं। यानी वह पैरों पर भी किसी ने मारा है, कहीं आजी फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा, वह कहाँ रहा है, बहाव तो कब का बंद हो गया। यानी वो उसकी सांसें जो है वह कब की बंद हो चुकी है, उसके खून जो शरीर जो है खून से लपतप हो चुका है, पूरा भीग चुका है। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र जिन पर, हाँ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह हो नहीं सकता। यानी जो खून बह चुका है, खून भी समाप्त हो चुका है, खून भी गाढ़ा बनकर काला हो चुका है, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। और वो लेकर कह रहे कि नहीं, हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहादुर था। बलदेव सिंह की ऐसी गत, जिस शरीर को देख देख कर आंखें नहीं अघाती थी, मैं जिसे देख कर रहती कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियाँ मन ही मन गुजती, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। यानी वह जो अन्य जो स्त्रियाँ है वह बलदेव की शरीर की तरफ देखती है और कहती है मेरे भी बेटा ऐसा ही हो, मेरा ही बेटा ऐसा बलाढ्य हो, बलशाली हो, शक्तिवान हो। और अन्य जो युवतियाँ है वह कहती है कि धन्य है वह नारी जिसका पति ऐसा बलशाली, बलाढ्य, शक्तिशाली हो। मैं, हे भगवान, मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनना। यानी लेखक कहते कि मुझे जो है वो बलदेव सिंह की दासी बनाना। बूढ़े देखते ही कहते बेटा शतजीव,
शतजीव नौजवान जिस पर पागल हो बिना मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते। यानी जो नौजवान जो लोग पुरुष है या नौजवान जो लड़के हैं वहाँ जो है पागल बिने फिरते थे, वही शरीर यहाँ आज सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा, शत विशत कुरूप कुरूप गुंडोल बना, और यह कमबख्त मक्खियाँ जिन पर भिन भिना रही है। यानी वही जो बलाढ्य शरीर है वही भीख से पड़ा हुआ है, खून से लथपथ हुआ है, और वह मक्खियाँ है भिन भिना रही है। यह जो है काफ़ी लंबा है, आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही समय रोकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।